biology. In today's video, we are going to learn about hypersensitivity type 3. Regarding type 1 and type 2, I have already uploaded videos on that. You can find its link in the description box. If we talk about hypersensitivity 3 की hypersensitivity 3 किस वजह से होती है, तो it occurs due to the immune complexes. Immune complexes की वजह से यहाँ पर ये चीज़ होती है. अब ये immune complex क्या होते हैं? Immune complex होता है, फॉर एग्जाम्पल इधर एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, इससे आके हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी. अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, इम्यून कॉम्प्लेक्स तो बनते ही है, हर किसी के सेल में बनता है, तो ये किस तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी कर रहा है? विल सी इन जस्ट अ मोमेंट. सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली जब एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड होते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी का FC रीजन होता है, इससे कुछ सेल्स आके बाइंड कर जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज सेल, न्यूट्रोफिल सेल्स. और ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इसका फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं. फेगोसाइटोसिस होने की वजह से यहाँ पर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं बचता एंड वी आर सेफ. बट अब यहाँ पर होगा क्या, हाइपर सेंसिटिविटी 3 में हमारा जो इम्यून सेल्स है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वो इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा है. ये जो यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ये क्लियर नहीं हो पा रहे. ये क्या नहीं हुआ, नॉट प्रॉपरली क्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनको खत्म नहीं किया गया है प्रॉपरली. तो जिसकी वजह से क्या करने लगेगा, जिसकी वजह से ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होने लगेगा हमारी ब्लड वेसल्स में. ये डिपॉजिट हो सकता है दो जगह पे, या तो फिर ये डिपॉजिट होने लगेगा ब्लड वेसल्स में ही, या फिर ये डिपॉजिट होने लगेगा टिश्यू में. हमारा जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उधर डिपॉजिट हो जाएगा, और टिश्यू कोई भी हो सकता है या फिर ब्लड वेसल्स भी कोई भी हो सकती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसा हुआ कि ये सेल्स इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियर ही नहीं कर पाए, क्यों इनकी डिपॉजिट हो गई? तो इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर रीज़न हो सकता है कि इनका जो अमाउंट है, यहाँ पर ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इनका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होने की वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स का हमारा इम्यून सिस्टम इसको क्लियर नहीं कर पाया. या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर हाई एफिनिटी हो एंटीजन की. यहाँ पर एंटीजन की जो एफिनिटी है वो हाई है, किसके लिए? टिश्यू के लिए. हाई एफिनिटी ऑफ एंटीजन टूवर्ड्स टिश्यू, किसी स्पेसिफिक टिश्यू के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, तो वो जाके उससे फटाक से बाइंड हो जाएगा. तो ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पर इन इम्यून कॉम्प्लेक्स की सफाया नहीं हो पाएगा, यानी कि साफ नहीं होंगे और उनका अमाउंट बढ़ते जा रहा है और उनको अब हमें क्लियर करना है. तो अब इस कंडीशन में कैसे क्लियर होगा? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड वेसल, ये हमारी ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिलहाल ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है. अब क्या होगा, इन इम्यून कॉम्प्लेक्स पे एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट है. अब ये एंटीबॉडी में जो FC रीजन होता है, इससे आके स्टिल बाइंड करेंगे हमारे सेल्स. हमारे कौन कौन से सेल्स इनके आके बाइंड कर सकते हैं? न्यूट्रोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स या फिर मैक्रोफेज सेल्स. तो यहाँ पर ये सारे सेल्स हैं, इनमें से कोई भी जो सेल है वो आके बाइंड करेगा एज यूजुअल जो बाइंड करता है. कौन कौन से? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल एंड मास्ट सेल. एक बार यहाँ पर जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो ये सारे सेल्स क्या करने लगेंगे, ये सारे सेल्स कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने लगेंगे. उन मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर ये रिलीज करना शुरू कर देंगे. एक तो साइटोकाइन को. साइटोकाइंस क्या करते हैं? साइटोकाइंस और मॉलिक्यूल्स को और सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे और सेल्स को बुलाएंगे, और उसी के साथ साथ और सेल्स को एक्टिव भी करेंगे. उसी के साथ साथ ये वेसो एक्टिव मेडिएटर्स को भी रिलीज करते हैं. अब ये वेसो एक्टिव मेडिएटर्स क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो हमारी सेल है, यहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल पे, इन सेल्स में परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है, या फिर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से ब्लड वेसल पे सेल्स प्रेजेंट है जिनमें अभी बहुत कम गैप है, लेकिन अब क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पर जो हमारा ब्लड वेसल है इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. एक बार अगर इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इन सेल्स के बीच में क्या आने लग जाएगा, इन सेल्स के बीच में गैप आने लग जाएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी आने लग जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बाहर निकल के आएंगे. ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ आ जाएंगे? बाहर निकल के आएंगे, और ये कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएंगे? ये डिपॉजिट होने लग जाएंगे टिश्यू में. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई टिश्यू प्रेजेंट है, इस टिश्यू के यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, तो इन सेल्स में, इन टिश्यूज पे जाके ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा इम्यून कॉम्प्लेक्स बाइंड कर देगा. ये यहाँ पे इसका एंटीजन है और ये यहाँ पे एंटीबॉडी है. ये इस तरीके से यहाँ पे आके बाइंड हो चुके हैं.
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बार अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ गया तो अब ये क्या करेगा, ये किसी और चीज़ों को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाएंगे और ये वो एक्टिव हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी किस तरीके से काम करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी हमारे एक इम्यून रिस्पॉन्स का ही पार्ट होता है। इसमें पूरा कैस्केड चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें स्पेसिफिकली चाहिए वो चुके हैं एक्टिव C3A और C5A। तो यहाँ पर कौन एक्टिवेट हो चुके हैं, C3A एक्टिवेट हो चुके हैं और C3-5 एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, इनका काम क्या होगा, अट्रैक्ट करना और सेल्स को, ये और सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे, ये और न्यूट्रोफिल्स को लेकर आएंगे, ये और मैक्रोफाजेस को लेकर आएंगे इसी जगह पे, जिसकी वजह से यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में मैक्रोफाजेस आ जाएंगे, ह्यूज अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। और ये क्यों आए हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने इनको अट्रैक्ट किया। एक बार अगर ये आ जाएंगे तो ये कुछ और मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया, जैसे कि कीमोकाइंस को रिलीज करना शुरू कर दिया है, साइटोकाइन को रिलीज करना शुरू कर दिया इन्होंने स्पेसिफिक जगह पे, प्रोटीएस को रिलीज करना शुरू कर दिया है, प्रोस्टाग्लैंडिस को रिलीज करना शुरू कर दिया। इन सभी चीज़ों को रिलीज करना शुरू कर देगा कौन, यहाँ पर ये जो सेल्स आते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स आए, मैक्रोफाज आए, न्यूट्रोफिल्स आए, मास्ट सेल आए, ये सब यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर और सेल्स आएंगे और इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन क्यों होगा, इसलिए न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज फेगोसाइटोसिस भी करना शुरू करेंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ये इन सेल्स के साथ बाइंड है, तो ये इनको इस तरीके से नहीं फेगोसाइट कर पाएंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको हमारे खुद के सेल्स को भी फेगोसाइट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हमारे खुद के सेल्स का भी फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही इतने सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से और सेल्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही यहाँ पर प्रोटीएस एंजाइम प्रेजेंट है, और प्रोटीएस एंजाइम क्या कर सकता है, प्रोटीएस एंजाइम डाइजेशन करना शुरू कर देगा प्रोटीन्स का। जैसे कि यहाँ पर ये कोलैजिन का, इलास्टिन जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स में, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनका डाइजेशन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो भी हार्म हो रही है। तो इस तरीके से इन टोटल यहाँ पर अटैक होगा और यहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हाइपरसेंसिटिविटी रिजल्ट होती है। अगर हम यहाँ पर देखें इनको डिफरेंट कंडीशंस भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड वेसल में होता है तो उसको वेस्क्यूलाइटिस बोला जाता है। अगर ये हाइपरसेंसिटिविटी 3 कहाँ हुई है, ब्लड वेसल्स में हुई है। और स्पेसिफिकली अगर ये किडनी में होती है, जो कि देखा भी जाता है किडनी में, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके अलावा नेफ्राइटिस। तो इसके इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी कंडीशन चलती है। और यहाँ पे ये जॉइंट्स में भी हो सकता है, जिसको बोला जाता है अर्थराइटिस, जिसको बोला जाता है अर्थराइटिस। तो ऐसी कंडीशंस यहाँ पे हाइपरसेंसिटिविटी 3 में आती है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि हाइपरसेंसिटिविटी 3 जो है वो क्योर नहीं हो सकती और वो ठीक नहीं हो सकती, बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियसली भी ये ठीक हो जाती है। अगर हम इसको एक एग्जांपल लेकर देखें, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस का, जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में जो यहाँ पर इसके एंटीजेंस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के जो एंटीजेंस होते हैं, वो कुछ एंटीजेंस क्या करते हैं, किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जाके चिपक जाते हैं। यहाँ पर समझो किडनी प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये एंटीजन विद एंटीबॉडी ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इसके साथ जाके चिपक जाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पर ये है, ये आ गया एंटीजन और ये आ गया एंटीबॉडी, इस तरीके से जाके कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है, हमारे जो सेल्स हैं यहाँ पे आके रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन भी खत्म होता जाता है, वैसे वैसे ये भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली क्योर हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि क्योर हो गई, इसलिए बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में खत्म होने लग गया। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी 3 ठीक नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली कंडीशन होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, ये वाली कंडीशंस होगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, जिसमें जैसे कि अगर हम दें र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक एग्जांपल है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके खिलाफ ही बनने लग गई है एंटीबॉडीज।
यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारा जॉइंट है और उनके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लग गई है। और इन एंटीबॉडी के बनने की वजह से अब ये ह्यूज अमाउंट में एंटीबॉडी बन रही है, तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में सेल्स आएंगे इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पर ये क्या करेंगे, इन एंटीबॉडीज को निकाला नहीं जा सकता कि हमारे खुद के सेल्स के खिलाफ है, तो ये हमारे सेल्स का भी फैगोसाइटोसिस होगा। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। ऐसी कंडीशन होती है सेल्फ एंटीजन की। अगर हम इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है तो एक और एग्जाम्पल होता है सिस्टमिक ल्यूपस का। एक और एग्जाम्पल है सिस्टमिक ल्यूपस का। सिस्टमिक ल्यूपस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ये जो डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है, इसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज बन रही है, यानी कि हमारे खुद के खिलाफ एंटीबॉडीज बननी शुरू हो चुकी हैं। तो इस कंडीशन में जो सेल्स आएंगे वो आके क्या करने लगेंगे, डीएनए को डैमेज भी करने लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये बहुत सारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए हर ऑर्गन में, हर सेल में डीएनए प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जॉइंट्स में दिक्कत आ सकती है, किडनी में दिक्कत आ सकती है, स्किन में दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी में कुछ ऐसी कंडीशंस है जो कि खुद हमारे सेल्स में की वजह से हो गई और कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो गई, लेकिन वो क्योर हो सकती है। तो आई होप गाइस आपको हाइपर सेंसिटिविटी 3 के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल